नमस्कार। न्यूज के इकलौते फैमिली शो न्यूज की पाठशाला में आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं सुशांत सिन्हा। ये वो पाठशाला जहां सबकी क्लास लगती है। और सबसे पहले आपको बताऊं कि आज कौन कौन सा चैप्टर खोलने वाला हूं। युद्ध में ईरान ने नई खलबली मचा दी है। उधर अमेरिका में ऐसा क्या हुआ कि सबको फंसाकर खुद युद्ध से भाग जाएंगे क्या ट्रंप ने दुनिया को कहीं का नहीं छोड़ा। युद्ध पर ट्रंप के नए ऐलान से सब हैरान। तेल गैस का संकट अब खत्म नहीं होगा क्या? बम और मिसाइल से तबाह मुस्लिम देश अब ईरान युद्ध का पैसा भी भरेंगे। ट्रंप की वसूली का चैप्टर भी आज खोलूंगा। इसके अलावा ईरान युद्ध के बीच राजनीति में गजब घमासान। कांग्रेस पर पीएम मोदी का बड़ा अटैक। उधर ममता के लेटर से क्या बवाल हो गया। पहले एसआईआर फिर अधिकारियों का ट्रांसफर। अब बंगाल चुनाव के लिए ममता बनर्जी ने ऐसा क्या कर दिया कि हंगामा मच गया। मार्केट में 51 लाख करोड़ रुपए डूबे। गोल्ड में भी गिरावट का रिकॉर्ड। आगे क्या क्या होने वाला है कि भूचाल आ जाएगा। पाकिस्तान के आतंकियों पर नया कहर। मसूद अजहर का भाई साफ असली धुरंधर ने खेल कर दिया क्या? पेट्रोल डीजल की बूंद बूंद को ऐसा तरसा पाकिस्तान। मुनीर एंड कंपनी ने वो कानून बनाया कि पब्लिक कांप उठी। और आखिर में हमारा स्पेशल सेगमेंट सोचा है कभी। बहुत अधिक ऊंचाई पर, पहाड़ों पर या फ्लाइट में आपके कान अक्सर सुन्न क्यों हो जाते हैं? सोचा है कभी? इसका जवाब भी बताऊंगा, लेकिन पहले दिन भर की बड़ी खबरों का रिवीजन, उसके बाद पहला चैप्टर। बिहार के नालंदा में शीतला माता मंदिर में भगदड़ मच गई। भगदड़ में 9 लोगों की मौत हुई है, जबकि कई लोग घायल हो गए। बताया जा रहा है कि मंदिर में ज्यादा भीड़ होने की वजह से यह भगदड़ मची थी। सीएम ने मृतकों के परिवार वालों को 6-6 लाख मुआवजे का ऐलान किया है। गोवा में पैरासेलिंग के दौरान हवा में उड़ रहे पर्यटक का केबल अचानक टूट गया और वो सीधे समुद्र में जा गिरा। पूरा हादसा मोबाइल कैमरे में कैद हो गया। गनीमत यह थी कि पैरासेलर ने लाइफ जैकेट पहन रखी थी, जिसकी वजह से उसकी जान बच गई। प्रशासन ने हादसे की जांच के आदेश दिए। भारतीय नौसेना को गार्डन रीच शिप बिल्डर्स लिमिटेड ने 3 नए युद्धपोत सौंपे हैं। इनमें एडवांस्ड गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट दुनागिरी, सर्वेक्षण पोत संशोधक और पनडुब्बी रोधी अग्रय शामिल हैं। जीआरएसई अब तक 118 वॉरशिप का निर्माण कर चुका है, जिसमें से 80 शिप नेवी को सौंपी गई। हिमाचल प्रदेश के ऊंचाई वाले इलाकों में जबरदस्त बर्फबारी हो रही है, जिसके बाद अटल टनल, शिंकुला और रोहतांग दर्रे में कई फीट की बर्फ जम गई है। हिमाचल पुलिस ने पर्यटकों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए एडवाइजरी जारी की है। गाड़ियों को सोलंग बैरियर से आगे जाने पर रोक दिया गया है। तो यह हो गया दिन भर का रिवीजन ऑफ पाठशाला की पहली क्लास। युद्ध में ईरान ने नई खलबली मचाई। उधर अमेरिका में ऐसा क्या हुआ कि सबको युद्ध में फंसाकर भाग जाएंगे क्या ट्रंप ने दुनिया को कहीं का नहीं छोड़ा। युद्ध पर ट्रंप के नए ऐलान से सब हैरान। क्या अब तेल गैस का संकट खत्म ही नहीं होगा? बम और मिसाइल से तबाह मुस्लिम देश ईरान युद्ध का पैसा भी भरेंगे क्या? ट्रंप की गजब वसूली का चैप्टर खोलता हूं। पहले डोनाल्ड ट्रंप ने आज गजब पलटी मार दी बॉस। हालांकि वो पलटी मारने के एक्सपर्ट हो गए हैं, लेकिन हर दिन नया रिकॉर्ड बनाते हैं पलटी मारने में। पूरी दुनिया को युद्ध की आग में झोंक दिया और अब कह रहे हैं कि वो तो ईरान से निकल जाएंगे। यहां दुनिया परेशान है कि हॉर्मुज बंद रहेगा तो तेल गैस का क्या होगा? भाई महीने भर तो जैसे तैसे निकल गया, लेकिन जितना स्टोरेज में है वो माल तो धीरे धीरे घट रहा है। ऐसे में आगे क्या होगा? यही हाल रहा तो तेल गैस की कीमतें तो आसमान में जाएंगी। कई देशों में कीमतें ऑलरेडी बढ़ गई हैं। उधर महंगाई कमर तोड़ने को तैयार है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप को तो इससे कोई लेना देना नहीं है, ऐसा लग रहा है। वो आज कह रहे हैं कि अमेरिका को तो तेल की जरूरत ही नहीं है, हमारे पास तो बहुत तेल भरा पड़ा है, तुम अपना देख लो। ट्रंप अब ये कह रहे हैं कि अमेरिका ने तो अपना काम कर दिया, बाकी जिसे तेल की जरूरत है, जिसको तेल लेना है, वो हॉर्मुज जाए, अपना अपना तेल ले ले। अरे बॉस, सब अपना अपना तेल ले ही रहे थे। आपने भर दुनिया का तेल निकाल दिया हॉर्मुज बंद करा के, और अब कह रहे हैं कि मेरे घर में तो तेल है, तुम अपना देख लो घर में कैसे लेके जाओ। क्या आदमी है बॉस ये, और क्या देश है ये गजब नहीं हो रहा कि युद्ध तुम करो, आगे आप आओ, और फिर जब पूरी दुनिया आग में घिर जाए तो कहो कि अपना अपना घर में आग बुझा लो, मैं क्या कर सकता हूं, मैं तो चला, मेरा घर ठीक। आज आपको बताऊंगा कि कैसे दुनिया को सबसे बड़े संकट में फंसाकर ट्रंप खुद युद्ध छोड़कर भागने का प्लान बना रहे हैं। कैसे हर दिन हजारों करोड़ रुपए जिस युद्ध में खर्च हो रहे हैं, उस युद्ध का खर्च भी ट्रंप कैसे दूसरों से वसूलने का जुगाड़ कर रहे हैं।
पैर पटकते ट्रंप ने क्या अपनी हार इनडायरेक्टली स्वीकार कर ली है? और वो बेचारे गल्फ के देश जो अमेरिका की वजह से 1 महीने से ईरान की मिसाइलें, ड्रोन सब झेल रहे हैं, उन्हें ईरान से मार खाने के बाद अब पैसा भी देना पड़ेगा क्या? एक तरफ ट्रंप युद्ध से भागने की फिराक में है, दूसरी तरफ अमेरिका ने ईरान पर 900 किलो के भयंकर बम क्यों गिराए? ईरान में सैनिक उतारने का ट्रंप का जो प्लान था उसका क्या हुआ? ईरान तो यह कह रहा है कि हमारे पास आकर तो देखो, हमारी धरती पर उतर के देखो, टांगे काट देंगे। ट्रंप के सामने ईरान इसलिए भी भयंकर अड़ गया है क्योंकि रूस और चीन से भी बड़ा बयान आ गया, जो ट्रंप के लिए भी बड़ा मैसेज है। क्या ईरान को यह पता है कि अगर युद्ध बढ़ गया और ट्रंप सब कुछ तबाह कर देने पर आ गए तो रूस और चीन युद्ध में कूदने वाले हैं? आज इस सब के बारे में आपको बताऊंगा, लेकिन पहले आज जो नया तमाशा हुआ है उसकी एक झलक देखिए। डोनाल्ड ट्रंप अब सारी क्रेडिबिलिटी खोते जा रहे हैं। कल ही रात में अमेरिका ने ईरान पर भयंकर हमला किया, 900 किलो का बम गिराया बॉस, और फिर आज ट्रंप ने ऐसी बात कह दी कि पूरी दुनिया चौंक गई। इसके बारे में आपको बताऊंगा कि ट्रंप ने क्या कह दिया, लेकिन पहले देखिए कि कल रात अमेरिका ने ईरान के इस्फहान शहर पर ऐसा तबाही वाला बम गिराया कि तस्वीरें देखकर दुनिया हिल गई। ये तस्वीरें आप देखिए। अमेरिका ने ईरान के इस्फहान में एक वेपन गोडाउन पर 2000 पाउंड का बंकर बस्टर बम गिरा दिया। यह धमाका इतना भयंकर था कि आसपास कई किलोमीटर तक की जमीन थर्रा उठी। बंकर बस्टर बम गिरने के बाद कई और धमाके होते चले गए। एक बार तस्वीरें दिखाइए। आवाज सुन रहे हैं बॉस, तस्वीरें देख रहे हैं आप। इसी से आपको अंदाजा लग जाएगा कि कितना भयंकर विस्फोट वहां पर हुआ। इस्फहान में हथियार गोदाम पर धमाके के बाद आसमान में बहुत बड़ा फायरबॉल नजर आया। आग के ऐसे गुबार को मशरूम क्लाउड भी कहते हैं, जो अक्सर परमाणु विस्फोट के वक्त देखा जाता है। इस्फहान में हुए इस हमले की तस्वीर खुद ट्रंप ने शेयर की। इस्फहान में ही ईरान का बेहद अहम यूरेनियम इनरिचमेंट सेंटर भी है, जहां पर पिछले साल जून में भी अमेरिका ने एक साथ कई बंकर बस्टर बम गिराए थे और दावा किया था कि ईरान का यूरेनियम एनरिचमेंट सेंटर पूरी तरह तबाह हो चुका है। कल रात को ही ट्रंप ने ईरान पर नए हमले करवाए और आज अचानक कह दिया कि ईरान में अमेरिका को जो करना था वो अमेरिका कर चुका। अमेरिका का काम खत्म हो गया, अब दुनिया के बाकी देश अपने अपने बारे में सोच लें। दुनिया हैरान, काम खत्म हो गया मतलब खुला हुआ हॉर्मुज़ स्ट्रेट तुमने बंद करा दिया। अब तुम वहां जब मन आया कुछ फोड़े फाड़े निकल लिए, कहे कि नहीं मेरा काम हो गया, तुम लोग अपना अपना देख लो। ये चल क्या रहा है? ट्रंप ने कहा कि जो भी देश स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ की वजह से अपने जेट फ्यूल नहीं निकाल पा रहे, जैसे कि यूके जो ईरान से लड़ने में साथ नहीं आया, ऐसे देशों के लिए मेरे पास 2 सुझाव है। पहला कि अमेरिका से तेल खरीदो, हमारे पास बहुत सारा तेल है। दूसरा, कुछ हिम्मत दिखाओ, स्ट्रेट में उतरो और उस पर कंट्रोल कर लो। ट्रंप ने कहा कि आपको अपने लिए लड़ना सीखना शुरू करना होगा। अमेरिका आपकी मदद के लिए अब नहीं आएगा, जैसे आपने हमारी मदद नहीं की। ईरान बर्बाद हो चुका है, जो मुश्किल काम था वो पूरा हो गया है, अब जाओ अपना तेल खुद निकाल लो। परसों तो कह रहे थे भाई साहब आप कि आपको ईरान का तेल बहुत पसंद है। अगर ईरान जो है वो तबाह हो चुका, खत्म हो चुका, वहां कोई भी जाकर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ खुलवा सकता है, तो तुम ही घुस जाओ, घुसा दो अमेरिकी सैनिकों को। वहां तो सब इकट्ठा कर रखा है, वहां क्यों नहीं घुस जाते खुद? रात में ये बम फोड़कर तमाशा करके और सुबह बाकी दुनिया को बता रहे हो तुम लोग मेरे मदद के लिए नहीं आए थे, अब जाओ अपना अपना देखो। भाई साहब ये वही ट्रंप हैं जो कल तक कह रहे थे कि हॉर्मुज़ नहीं खुला तो ईरान में सब कुछ तबाह कर दूंगा। आज कह रहे हैं कि हॉर्मुज़ से अमेरिका का लेना देना क्या है, क्योंकि अमेरिका के पास तो बहुत तेल भरा पड़ा है। तो कूदे क्यों थे जब तेल भरा पड़ा था? तुम तो रिजीम चेंज कराने गए थे ना, रिजीम चेंज करा नहीं पाए।
हॉर्मूज तुम खुलवा नहीं पाए, ईरान का तेल तुम लूट नहीं पाए, और उसके बाद तुम जीत गए। वाह भैया, जिसे तेल लेना है अमेरिका से ले ले या फिर हॉर्मूज जाकर ले ले, ये ट्रंप कह रहे हैं। यानी ट्रंप एक तरह से मान चुके हैं कि वो हॉर्मूज नहीं खुलवा पा रहे, जिसके बूते का है वो खुलवाए और तेल ले ले। ट्रंप का यह बयान तब आया जब अमेरिका में ये खबरें चल रही हैं कि चाहे हॉर्मूज खुले या ना खुले, ट्रंप युद्ध से निकल जाएंगे। अमेरिकी अखबार द वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक ट्रंप ने अपने करीबियों से कहा है कि वो ईरान के खिलाफ मिलिट्री कैंपेन को बंद करना चाहते हैं, चाहे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज बंद ही क्यों ना रहे। रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप ने फैसला किया है कि अमेरिका को अपने मेन गोल को पूरा करना चाहिए। यह मेन गोल जैसे ईरान की नेवी और इसके मिसाइल स्टॉक को खत्म करना है, ईरान के साथ तनाव को कम कर कूटनीतिक तरीके से ईरान पर प्रेशर बढ़ाना चाहिए। अगर यह भी फेल हो जाएगा तो वॉशिंगटन यूरोप में अपने सहयोगियों और गल्फ देशों पर यह जोर डालेगा कि वो नेतृत्व करें और स्ट्रेट को खुलवाएं। व्हाइट हाउस की तरफ से भी लगातार कहा जा रहा है कि वो युद्ध के लिए 4 से 6 हफ्ते के वक्त तय था और 1 महीने से ज्यादा ऑलरेडी हो चुका है। ट्रंप के सलाहकार भी उन्हें यही कह रहे हैं कि हॉर्मूज स्ट्रेट खुलवाने के चक्कर में यह युद्ध तय टाइमलाइन से ज्यादा चला जाएगा। यानी डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका का हिसाब यह है कि हमने तो 5-6 हफ्ता सोचा था, 4 हफ्ता निकल ही गया है, 2 हफ्ते में हम निकल लेंगे। तुम शादी ब्याह में गए हो जी कि 11 बज ही गया, खाना खा ही लिए हैं, लिफाफा दे ही दिए हैं, अब चलते हैं, अब क्या बचा, अब कौन पूरा फेरा तक रुकेगा। तमाशा चल रहा है, पूरी दुनिया को फंसा के अब इनका टाइम 6 हफ्ते का हो गया तो ये निकल लेंगे। और वहां जो लोग मार दिए तुमने, वहां इजराइल में जो लोग मर गए ईरान की वजह से, वहां खाड़ी देशों में जो लोग मर गए जिनका नुकसान हो गया, उनका क्या देश है अमेरिका भाई। ऐसा दिख रहा है कि ट्रंप ने हॉर्मूज पर एक तरह से हार मान ली, सरेंडर कर दिया है, क्योंकि हॉर्मूज अकेले खुलवाना आसान नहीं है, इसमें बहुत रिस्क है। और इसलिए ट्रंप बार बार दूसरों से कह रहे हैं कि आओ आओ मिलकर खुलवाते हैं, लेकिन कोई ट्रंप की सनक में पड़ना नहीं चाहता। एक के बाद एक सहयोगी अमेरिका को झटके पे झटके दे रहे हैं। अलग अलग मीडिया रिपोर्ट्स में दावा है कि अमेरिका ने ईरान से हमलों से बचने के लिए पोलैंड से पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम मांगा था ताकि उसे गल्फ में लगाया जा सके, लेकिन पोलैंड ने इसके लिए मना कर दिया। और पोलैंड के डिफेंस मिनिस्टर ने कहा कि पैट्रियट बैटरीज और उससे जुड़ी सामग्री हमारे देश के एयर स्पेस की सुरक्षा के लिए, हमारा उसे कहीं और मूव करने का कोई प्लान नहीं है। जैसे आपको समझ में आ जाता है कि कोई दोस्त है जो उधार लेगा लेकिन चुकाएगा नहीं, तो आप कहते नहीं अरे क्या करें यार, अभी तुरंत बाइक में पेट्रोल भराना है, जाना बहुत दिक्कत है, नहीं तो दे देते 100 रुपया तुमको। वैसे ही पोलैंड ने कन्नी काट ली, ना भाई हम अपना चेकेंगे, तुम्हारा क्या करें हम। उधर इटली ने भी ट्रंप को झटका दे दिया। मीडिया रिपोर्ट्स में दावा है कि इटली ने अमेरिका को अपना एयरबेस इस्तेमाल नहीं करने दिया। अमेरिकी सैन्य विमानों को मिडिल ईस्ट के लिए उड़ान भरने से पहले इटली के सिगोनेला एयरबेस पर लैंड करने की इजाजत चाहिए थी। दावा है कि इजाजत इसलिए नहीं दी गई क्योंकि अमेरिका ने परमिशन नहीं मांगी थी और इटली के सैन्य अधिकारियों से सलाह नहीं ली गई थी, जैसा जरूरी होता है। इसके अलावा स्विट्जरलैंड, स्पेन और फ्रांस ने भी युद्ध के दौरान अमेरिका के सैन्य विमानों की उड़ानों को लेकर मदद नहीं की, जिससे ट्रंप भयंकर भड़के हुए। यानी ईरान ने आज की डेट में अमेरिका को ऐसा एक्सपोज कर दिया कि जो सो कॉल्ड सुपर पावर होता था, जिसको लगता था कि जहां उंगली रख दी वो जगह मेरी, जिसको बोल दिया वो सुनेगा कैसे नहीं, उसको हर देश धकिया दे रहा है। हर देश मना कर दे रहा है कि भाई मैं नहीं जगह दूंगा, जाओ अपना अपना लड़ो। ट्रंप के टारगेट पर सबसे ज्यादा यूके और फ्रांस हैं, क्योंकि ये दोनों ही बड़े देश और ताकतवर देश हैं, अमेरिका के सहयोगी हैं, लेकिन ट्रंप की मदद कर नहीं रहे। फ्रांस ने अमेरिकी सैन्य विमानों को अपना एयर स्पेस इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं दी। ये प्लेन हथियार लेकर फ्रांस से होते हुए इजराइल जाने थे। फ्रांस के इस फैसले पर ट्रंप गुस्सा हो गए। ट्रंप ने कहा कि फ्रांस कुछ मदद ही नहीं कर रहा यार, फ्रांस ने अमेरिका के प्लेन अपनी टेरिटरी से फ्लाई नहीं करने दिए। जब दुनिया में कोई भी ट्रंप की नहीं सुन रहा, तो ट्रंप युद्ध को अपने हाल पर छोड़कर निकल जाने का प्लान बना रहे हैं। लेकिन लोग तो यह कह रहे हैं कि युद्ध अमेरिका ने शुरू किया, अमेरिका की वजह से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज बंद हुआ, अमेरिका की वजह से तेल गैस का क्राइसिस हुआ। जब यह सब अमेरिका की वजह से हुआ, तो फिर हॉर्मूज खुलवाने और दुनिया को तेल गैस के क्राइसिस से निकालने की जिम्मेदारी भी तो ट्रंप की होगी ना बॉस। रायता तुमने फैलाया, समेटेंगे हम। लेकिन बॉस ट्रंप तो भागने के मूड में लग रहे हैं, कहने लगे हैं कि हॉर्मूज से अमेरिका का क्या लेना देना। ट्रंप का कहना है कि अमेरिका के पास तो तेल गैस की कमी नहीं है। भाई जब तुम्हारे पास तेल गैस की कमी नहीं है, इतना तेल भरा पड़ा है कि तुमको मतलब नहीं है,
तो अपने लोगों को सस्ता तेल क्यों नहीं देते हो? वहां तो तेल के दाम बढ़े जा रहे हैं। अमेरिका में फ्यूल की कीमत 2022 के बाद पहली बार औसतन $4 प्रति गैलन से ज्यादा हो गई है। यूक्रेन युद्ध के करीब 4 महीने बाद जून 2022 में अमेरिका में फ्यूल $5 के पार पहुंच गया। हालांकि बाद में ये दाम कम हो गए। अगस्त 2022 से लेकर अब तक फ्यूल का नेशनल एवरेज प्राइस $4 के नीचे ही रहा, $3, $2.5 के आसपास रहता है। अब ईरान युद्ध की वजह से यह फिर से $4 के पैनिक मोड को पार कर गया है। अमेरिका में डिलीवरी ट्रक और परिवहन के लिए जो डीजल इस्तेमाल होता है उसके दाम भी औसतन $5.5 प्रति गैलन पहुंच गए, जबकि युद्ध से पहले ये $3-3.5 पौने $4 के आसपास था। तो अगर इतना तेल भरा पड़ा है तो अपने यहां सस्ता दो ना। पहले अपने यहां पब्लिक को सस्ता दे नहीं पा रहे और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से भागना है और यह भी दिखाना है कि मैंने तो अपना काम कर दिया ताकि थोड़ी इज्जत बची रहे। तो कह रहे हैं कि मेरे पास बहुत तेल है, तुम लोग अपना अपना देख लो। अरे तुम्हारा तेल निकल गया है इसलिए तुम्हारे पास तेल होगा। अमेरिका में फ्यूल के दाम बढ़ रहे हैं, वो भी तब जब अमेरिका दुनिया का सबसे ज्यादा ऑयल प्रोड्यूस करता है। कुल ऑयल प्रोडक्शन का 21% अमेरिका करता है। अमेरिका ऑयल का एक्सपोर्टर भी है। इसके बावजूद अमेरिका क्रूड ऑयल के दाम बढ़ने से प्रभावित हो रहा है। दरअसल अमेरिका में जो ऑयल प्रोड्यूस होता है वो हल्का क्रूड ऑयल होता है जो गैसोलीन के लिए अच्छा होता है, लेकिन बाकी पेट्रोलियम प्रोडक्ट जैसे डीजल, केरोसिन या बाकी फ्यूल के लिए यह उपयुक्त नहीं माना जाता। इसलिए अमेरिका को भी दूसरे देशों से पेट्रोलियम प्रोडक्ट मंगवाना पड़ता है। इसके अलावा अमेरिका के ईस्ट और वेस्ट कोस्ट में जो रिफाइनरीज हैं वो हैवी क्रूड ऑयल को प्रोसेस करने के लिए बनी है। इस वजह से भी अमेरिका का तेल इंपोर्ट करना पड़ता है। अमेरिका में जो क्रूड ऑयल की खपत करता है उसमें से 60% तो घरेलू प्रोडक्शन से आता है और बाकी इंपोर्ट होता है। जो इंपोर्ट होता है वो ऑयल अंतर्राष्ट्रीय कीमतों के मुताबिक चलता है। इसलिए भी अमेरिका में तेल के दाम बढ़ रहे हैं। ट्रंप ये माहौल बना रहे हैं कि तेल की दिक्कत है तो अमेरिका से ले लो। अमेरिका में तेल की कमी नहीं, लेकिन खुद अमेरिका में तेल के दामों पर हाहाकार मचा है। आपको आसान भाषा में समझाता हूं कि वहां पर फ्यूल के दाम कैसे बढ़े। अमेरिका में फ्यूल प्राइस युद्ध से पहले अगर $3 प्रति गैलन के आसपास थी, जो बढ़कर $4 को पार कर गई है। तो अगर आप इसको भारतीय दाम के हिसाब से देखेंगे तो ईरान युद्ध से पहले यह ₹70 प्रति लीटर के आसपास था, जो कि आज की डेट में लगभग ₹100 के आसपास चला गया। यानी 25-30 रुपए का मामला बढ़ चुका है। अमेरिका में तेल कीमतों को लेकर बवाल मचा है क्योंकि इससे महंगाई भी बढ़ रही है और दूसरी परेशानियां भी आ रही हैं। इसलिए अगर ट्रंप ये सोच रहे हैं कि हॉर्मुज को अपने हाल पर छोड़कर वो युद्ध से निकल जाएंगे, पब्लिक मान लेगी कि अरे मेरा नेता जीत गया, मेरा नेता जीत गया। कुछ नहीं मान रही पब्लिक बॉस। पब्लिक को सब दिख रहा है। माइनस में है इनकी अप्रूवल रेटिंग आज की डेट में। और ये भाई साहब वहां रिजीम चेंज करने गए थे, इनकी खुद की कुर्सी चली जाएगी ऐसा लग रहा है। ट्रंप की आफत कम नहीं होगी, इसलिए ट्रंप और उनके लोग इस कोशिश में लगे हैं कि एक तरफ बात करके दूसरी तरफ प्रेशर बनाकर ईरान से कोई डील हो जाए। आप देखिए कि कल रात को ईरान पर बड़ा हमला किया गया और इसलिए आज अमेरिका के रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ ने भी कहा कि पूर्व राष्ट्रपति सिर्फ बातें करते थे, ट्रंप सिर्फ काम करते हैं। एक कमांड बंकर तबाह कर दिया गया है। बम वर्षक विमानों ने एक गोला बारूद डिपो पर हमला किया। हमारी स्ट्राइक से ईरान की सेना का मनोबल टूट रहा है। अमेरिका की मारक क्षमता बढ़ रही है और ईरान की घट रही है। राष्ट्रपति ट्रंप सिर्फ डींगे नहीं हाँकते और कभी पीछे नहीं हटेंगे। ट्रंप वही समझौता करेंगे जिसके लिए वो खुद तैयार होंगे। ये इनके बॉस डोनाल्ड ट्रंप ये पिछले 30 दिन में 25 बार कह चुके हैं कि ईरान तो हार चुका। अब कह रहे हैं कि हमने इतना बड़ा अटैक किया है कि ईरान का मनोबल टूटने लगा है। क्यों भाई, तुम तो जीत चुके थे, अब मनोबल तोड़ने पे आए हो। पहले जीत गए फिर मनोबल तोड़े। वाह भैया, ये तो वैसे ही है कि पहले खाना पका लिया फिर गैस जलाया। तो खाना पका कैसे? इस्फहान के साथ ही कल पश्चिमी तेहरान में एयर स्ट्राइक हुई। अमेरिका इजराइल के इस हमले के बाद ऊपर तक धुआं उठता हुआ नजर आया। लेकिन जैसे एक महीने में अमेरिका ईरान को झुका नहीं पाया, वैसे अब झुका पाएगा ऐसा लगता नहीं। उल्टे ट्रंप ने ईरान के लोगों को एकजुट कर दिया है। ईरान में युद्ध शुरू होने से पहले सड़क पर लोगों की जो नाराजगी दिख रही थी वो अब एकजुटता में बदलती दिख रही है। इस्फहान में अमेरिका इजराइल के हमलों में 27 ईरानी नागरिकों की मौत हो गई। ईरान अपने ऊपर हुए हर हमले का बदला ले रहा है। ईरान ने भी अमेरिका के 2 रिपर ड्रोन मार गिराने का दावा किया है। एक वीडियो में ईरान ने दावा किया है कि इस्फहान के आसमान में अमेरिका के 2 रिपर ड्रोन उड़ान भर रहे थे। उसी वक्त उन दोनों ड्रोन को मिसाइल से मार गिराया गया। ईरान का दावा है कि उसने अमेरिका के जिन 2 ड्रोन को मिट्टी में मिला दिया है वो MQ-9 रिपर ड्रोन थे और इस एक ड्रोन की कीमत $30 मिलियन यानी करीब 282 करोड़ रुपए।
अगर ईरान का दावा सही है तो उसने अपनी 2 मिसाइलों से अमेरिका के करीब 564 करोड़ रुपए को एक झटके में फूंक डाला है। उधर ईरान की सेना अमेरिकी ठिकानों को फोड़ रही है। उधर इराक में ईरान के समर्थन वाले हथियारबंद गुट ने अमेरिकी ठिकानों पर एक दिन में 19 हमलों का दावा किया। इराक में ईरान के समर्थन वाले इस्लामिक रेजिस्टेंस का कहना है कि उसके लड़ाकों ने 24 घंटे के भीतर इराक में अलग अलग जगहों पर बने अमेरिकी ठिकानों पर 19 ऑपरेशन किए और ये सभी हमले सुसाइड ड्रोन से किए गए। यानी इराक से लेकर खाड़ी के किसी देश में ना अमेरिकी ठिकाने सुरक्षित हैं, ना ही अमेरिका के सहयोगी देश सुरक्षित हैं। और अमेरिका के रक्षा मंत्री से लेकर उनके राष्ट्रपति तक डींगे हाँक रहे हैं, अरे मैंने रात में इतना मारा, अभी बचेगा। कुवैत का एक ऑयल टैंकर दुबई पोर्ट के पास एंकर डालकर खड़ा हुआ था। अल सलमी नाम का यह ऑयल टैंकर शिप कच्चे तेल से लबालब भरा था। तभी ईरान ने इस शिप को भी फोड़ दिया। हमले के बाद शिप पर भयानक आग लग गई। यूएई के अधिकारियों ने इस आग को बड़ी मुश्किल से बुझाया। इस शिप पर कुल 24 क्रू मेंबर मौजूद थे जिन्हें सुरक्षित रेस्क्यू कर लिया गया। ईरान की सेना ने दावा किया है कि कल रात उसकी नेवी ने गल्फ देशों में अमेरिका के 4 ठिकानों को धुआं कर दिया। ये चारों ठिकाने फारस की खाड़ी, यूएई, बहरीन और कुवैत में मौजूद हैं। आईआरजीसी ने इजराइल और अमेरिका पर अपनी बैलिस्टिक मिसाइलों की 88वीं वेव लॉन्च करने का दावा किया। आईआरजीसी ने फारस की खाड़ी में इजराइल के एक कंटेनर शिप को फोड़ने का दावा भी किया है। ईरान ने शिप का नाम एक्सप्रेस हाफोंग बताया। आईआरजीसी ने यूएई के तटों पर एक जगह को निशाना बनाने का दावा किया है। इसके मुताबिक उस जगह पर अमेरिकी मरीन के सैनिक जमा हो रहे थे और यह जगह यूएई में अमेरिकी सैन्य अड्डे से दूर एक जगह छिपी हुई थी। बहरीन के मनामा हवाई अड्डे के पास अमेरिका के 5वें बेड़े को एंटी ड्रोन सिस्टम तैनात था। वहां पर आईआरजीसी ने इसे भी ड्रोन से उड़ा देने का दावा किया है। कुवैत में मिलिट्री बेस पर आईआरजीसी ने अमेरिका के 2 हाईटेक रडार को उड़ाने का भी दावा किया। ये दोनों रडार खतरे की अर्ली वार्निंग देने के लिए तैनात किए गए थे। इस लड़ाई में सबसे बुरे फंसे गल्फ के देश हैं, क्योंकि वो मार भी खा रहे हैं और उन्हीं से युद्ध का खर्चा वसूलने की भी तैयारी चल रही है। अगर रिपोर्ट्स को सही माने तो डोनाल्ड ट्रंप यूरोप और गल्फ के देशों पर सब कुछ छोड़कर युद्ध से निकलने की प्लानिंग कर रहे हैं। ट्रंप तो युद्ध का बिल भी खाड़ी देशों पर फाड़ने की प्लानिंग में। व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी से जब यह पूछा गया कि क्या 1990 की गल्फ वॉर की तरह ही इस बार भी अरब देश वॉर को फंड करेंगे, इस पर व्हाइट हाउस की तरफ से कहा गया कि यह तो बहुत अच्छा आइडिया है, यह आइडिया ट्रंप के दिमाग में है। दरअसल 1990 की गल्फ वॉर के दौरान इराक ने कुवैत पर बड़ा हमला कर दिया था। इराक की सेना कुवैत में घुस गई थी। कुवैत को बचाने के लिए तब अमेरिका के नेतृत्व में कुछ देशों का गठबंधन बना। अमेरिका की सैन्य मदद के बदले खाड़ी देशों ने और सैन्य गठबंधन में शामिल बाकी देशों ने मिलकर $54 बिलियन रुपए जुटाए थे, जो आज की कीमत के हिसाब से $134 बिलियन यानी करीब करीब 12.5 लाख करोड़ रुपए। अमेरिका ने युद्ध में जो रिसोर्स लगाए हैं उसकी भरपाई के लिए पैसा जुटाया गया था। शायद यही वजह है कि अमेरिका अब यह उम्मीद कर रहा है कि खाड़ी देश इस युद्ध का भी खर्चा उठाएंगे। और ईरान तो पहले ही कह रहा है कि जो नुकसान किया है उसकी भरपाई करो, उसके बिना युद्ध विराम नहीं होगा। यह कॉम्पनसेशन कितना होगा यह क्लियर नहीं है। ईरान की प्लानिंग यह है कि वो हॉर्मुज स्ट्रेट में जहाजों से टोल वसूले। ईरान अगर टोल वसूलना शुरू करेगा तो क्या तस्वीर बनेगी आपको वो भी बताता हूं कि हालात क्या बन जाएंगे। जैसे अगर देखेंगे ईरान अगर टोल चार्ज ले तो क्या स्थिति बनेगी, जरा इसको आप समझिए। $73 बिलियन सालाना पर साल अगर आप देखेंगे तो ये करीब करीब बैठता है 6 लाख और 84,000 करोड़ रुपए। इतना तो वो टोल ले लेगा ईरान, अगर वो टोल लेना शुरू कर देगा। और ये रकम ट्रंप के अब तक के युद्ध खर्चे से 2 गुना ज्यादा है। अब आप सोचिए, आराम से वहां से मामला सबका निकल रहा था, तुमने पूरी दुनिया को फंसा दिया। अब वो कह रहा है कि मैं टोल लूंगा तो ये 6,84,000 करोड़ का टोल भी भरना पड़ेगा दुनिया को। ट्रंप अगर युद्ध छोड़कर चले भी जाएंगे तो इसकी गारंटी नहीं है कि ईरान रुक जाएगा, क्योंकि ईरान की मिसाइलों को ना खाड़ी देश रोक पा रहे हैं और ना ही इजराइल रोक पा रहा है। ईरान ने पहले ही कहा था कि युद्ध जैसे जैसे आगे बढ़ेगा वो अपने नए और खतरनाक हथियार निकालेगा। और आप देखिए कि ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल्स को रोकने में इजराइल के सभी एयर डिफेंस सिस्टम फेल साबित हो रहे हैं। आप तस्वीरें देखिए, ईरान की एक बैलिस्टिक मिसाइल को रोकने के लिए इजराइल के
5 लेयर के एयर डिफेंस सिस्टम की 4 इंटरसेप्टर मिसाइलें लॉन्च हुई, लेकिन ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल ने इजराइल की इंटरसेप्टर मिसाइलों को छकाते हुए यरूशलेम को धुआं धुआं कर दिया। देखिए जरा। इजराइल के लोगों में पहली बार ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल्स का खौफ बैठ गया। ईरान की क्लस्टर बैलिस्टिक मिसाइलें इजराइल में कैसा कहर बरपा रही हैं, उसको तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है। तेल अवीव पर ईरान की एक बैलिस्टिक क्लस्टर मिसाइल गिरने से वहां कई कारों में भयंकर आग लग गई। सुरक्षा कर्मी भी कारों को जलते हुए देखने के अलावा कुछ नहीं कर सके। ये आपको इजराइल की तस्वीरें दिखा रहा हूं जहां ईरान ने फोड़ा है। ईरान की बैलिस्टिक क्लस्टर मिसाइल हमले का एक और वीडियो सामने आया। यह वीडियो इजराइल के अवीविम इलाके का बताया जा रहा है, जहां घर के बाहर मिसाइल गिरने के बाद जोरदार धमाका होता है और सड़क में गड्ढा बन जाता है। ईरान तो इसके लिए भी तैयार है कि कब अमेरिका अपने सैनिकों को ग्राउंड पर उतारेगा। अमेरिका ने प्लान तो बनाया हुआ है, लेकिन ईरान ने भी तैयारी कर रखी है। अमेरिका के सैनिकों का जमीन पर मुकाबला करने के लिए ईरान ने अपने सबसे खास कमांडो ब्रिगेड को रेडी भी कर दिया है। ईरान ने अपने सबसे खतरनाक कमांडोज की एक वॉर एक्सरसाइज का वीडियो भी जारी किया। इस वीडियो के जरिए ईरान ने अमेरिका को मैसेज दिया है, कम क्लोज, वी आर वेटिंग फॉर यू, यानी पास आओ, हम बैठे हैं, तुम्हारा ही तो इंतजार कर रहे हैं। वीडियो में ईरान की 65वीं एयरबोर्न स्पेशल फोर्स ब्रिगेड के जवान दिखाई दे रहे हैं, जो ग्रीन यूनिफॉर्म पहने हुए हैं। इसी यूनिफॉर्म की वजह से इन्हें ग्रीन बेरेट्स कहा जाता है। ईरान ने दावा किया है कि 1960 के दशक में अमेरिका ने दी थी इस कमांडो ब्रिगेड को ट्रेनिंग, और जो अब अमेरिकी सैनिकों का काल बनकर उनका इंतजार कर रहे हैं। 60 के दशक में अमेरिकी स्पेशल फोर्सेस के 4 ऑपरेशनल यूनिट्स ईरान भेजे गए थे, जिन्होंने वहां के शासक शाह की सेना को तैयार किया। ट्रेनिंग से पहले अमेरिकी सैनिकों को बाकायदा फारसी भाषा भी सिखाई गई थी। यानी ईरान जो है ना, उसके लिए अमेरिका कह रहा है कि हमने इनको खत्म कर दिया। ईरान वीडियो जारी करके बता रहा कि आओ ना, आओ पास आके देखो हम कितना खत्म हुए हैं। इतना ही नहीं, अमेरिका के मिलिट्री बेस के साथ साथ ईरान का अगला टारगेट अमेरिका की मशहूर कंपनियां हैं। ईरान ने अमेरिका की ऐसी 18 बड़ी कंपनियों की लिस्ट बनाई है जिन पर कल से वो अटैक कर सकता है। आप देखिए कि इन 18 कंपनियों में कौन कौन से बड़े नाम हैं। गूगल का नाम है, एप्पल का नाम है, इंटेल, माइक्रोसॉफ्ट, मेटा, IBM, डेल, HP, निवीडिया, बोइंग और एलन मस्क की कंपनी टेस्ला भी ईरान की लिस्ट में शामिल है। ईरान साफ कह रहा है कि उस पर हमलों के जवाब में वो अमेरिकी कंपनियां ईरान की लेजिटिमेट टारगेट होंगी। ईरान का आरोप है कि अमेरिकी ICT और AI कंपनियां अमेरिकी सेना को हमलों की प्लानिंग करने और उसे अंजाम देने में मदद करती हैं। IRGC ने इन कंपनियों में काम करने वाले सभी कर्मचारियों को चेतावनी दी है कि वो इन कंपनियों के ऑफिस और फैक्ट्री से कम 1 किलोमीटर दूर रहें। ईरान ने इन कंपनियों पर हमले का टाइम भी बता दिया है, जिसके मुताबिक कल यानी 1 अप्रैल से इन कंपनियों पर मिसाइल के हमले शुरू हो जाएंगे। अब आप बताइए, ये कंपनियां भी फोड़ेगा वो, ये युद्ध कहां जाके रुकेगा भाई? ईरान की इन धमकियों के बीच अगर ट्रंप युद्ध को नए लेवल पर सोचेंगे ले जाने का, तो उनके सामने एक और चुनौती है, और वो है रूस और चीन की चुनौती, क्योंकि वो भी अपनी तैयारी कर रहे हैं। वहां से भी मैसेजिंग हो रही है। रूस ने युद्ध को लेकर बड़ा बयान दे दिया है। रूस के विदेश मंत्री सरगई लावरोव ने कह दिया है कि मिडिल ईस्ट में जो तनाव है वो एक बड़े युद्ध में बदल सकता है। ईरान पर अमेरिकी इजरायली हमले से क्षेत्र में परमाणु सुरक्षा के लिए खतरा बढ़ गया है। रूस का कहना है कि यह युद्ध ईरान और उसके पड़ोसी देशों को परमाणु हथियार विकसित करने के लिए उकसा सकता है। रूस का आरोप है कि ईरान और वेनेजुएला पर अमेरिका तेल की वजह से कंट्रोल चाहता है। रूस के विदेश मंत्री ने यह भी कहा है कि ईरान के साथ रूस का मिलिट्री और टेक्निकल सहयोग है। रूस कुछ मिलिट्री प्रोडक्ट्स भी ईरान को देता है, लेकिन रूस इस आरोप को नहीं मानेगा कि हम ईरान को खुफिया जानकारी दे रहे हैं। सबको पता है कि अमेरिका के मिलिट्री बेसेस कहां पर हैं। युद्ध के बीच ईरान ने चीन के 3 ऑयल टैंकर्स को हॉर्मुज स्ट्रेट से बाहर निकलने के लिए रास्ता दिया, जिसके बाद चीन ने ईरान को थैंक यू कहा है। चीन ने खाड़ी क्षेत्र में तुरंत युद्ध कम करने की अपील की है। चीन चाहता है कि हॉर्मुज स्ट्रेट खुल जाए ताकि दुनिया में तेल गैस का संकट खड़ा ना हो। उधर पाकिस्तान के डिप्टी PM और विदेश मंत्री मोहम्मद इशाक डार चीन के दौरे पर हैं। आज बीजिंग में वो चीन के विदेश मंत्री वांग यी से मिले। माना जा रहा है कि इस मुलाकात में इशाक डार ने चीन के विदेश मंत्री को ईरान और अमेरिका के बीच चल रही शांति वार्ता के बारे में अपडेट दिया है। इशाक डार के इस दौरे से यह चर्चा शुरू हो गई है कि क्या पाकिस्तान के साथ साथ पर्दे के पीछे चीन भी मध्यस्थता में लगा हुआ है।
तो ये मामला रोज रोज जो है ना वो नई करवटें लेता है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो रोज उठते हैं, उनका तार हिला रहता है, फिर वो कुछ नया करते हैं, फिर तार जोड़ा जाता है, फिर कुछ नया करते हैं, फिर हिल जाता है, फिर कुछ करते हैं, फिर जोड़ते हैं तो कुछ और करते हैं। लेकिन फिलहाल तो ये युद्ध रुकता हुआ नहीं दिख रहा। पाठशाला में फिलहाल अगला चैप्टर, ईरान युद्ध के बीच राजनीति में क्या गजब घमासान मचा, कांग्रेस पर पीएम मोदी ने कौन सा बड़ा अटैक किया, उधर ममता के लेटर से क्या बवाल हुआ, पहले एसआईआर, फिर अधिकारियों का ट्रांसफर और अब बंगाल चुनाव के लिए ममता बनर्जी ने ऐसा क्या कर दिया कि हंगामा और बढ़ गया। मार्केट में 51 लाख करोड़ डूबे, लेकिन सोना इतना ज्यादा रिकॉर्ड क्यों गिर रहा है और क्या क्या भूचाल आने वाला है, अब इसका चैप्टर। ईरान युद्ध से आए संकट के बीच भारत में 5 राज्यों के चुनाव भी हो रहे हैं और इसे लेकर भी गजब का घमासान मचा है। सबसे ज्यादा खलबली तो बंगाल में मची है, क्योंकि कल बीजेपी चुनाव आयोग के पास पहुंची थी, ममता बनर्जी पर चुनाव को हाईजैक करने का आरोप लगा रही है। आज ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखकर बीजेपी पर वोटर लिस्ट हाईजैक करने का आरोप लगा दिया। यानी अब बंगाल में पूरा मामला ही चुनाव आयोग, वोटर लिस्ट और इसी से जुड़े मुद्दों पर फोकस होता जा रहा है। पहले एसआईआर, फिर अधिकारियों के ट्रांसफर पर हंगामा और अब वोटर लिस्ट पर नया घमासान छिड़ गया है। इसके बारे में आपको बताऊंगा और यह भी बताऊंगा कि ईरान युद्ध से आए चैलेंज के बीच जो राजनीति हो रही है उसमें पीएम मोदी ने आज कांग्रेस को लेकर क्या कह दिया। साथ ही ये गोल्ड के रेट ऐतिहासिक तौर पर क्यों गिरते जा रहे हैं, क्या ये गोल्ड रुकेगा या नहीं उसका गिरना। साथ ही ईरान युद्ध के बीच मचे राजनीतिक घमासान में बंगाल से लेकर दूसरे इलाकों में क्या बवाल मचा है, देश की पॉलिटिक्स में क्या हो रहा है, सबके बारे में बताऊं उससे पहले एक झलक देखिए। लोकेशन भी ट्रैक कर रहा है, लोकेशन भी एसटीएफ और आईबी से कर रहा है। पुलिस यहाँ टीएमसी का होकर के काम कर रही है। फॉर्म 6 আলাদা করে सीईओ ऑफिस जमा देवा হচ্ছে। जितना भी यानी आरोप लगाने है लगा लीजिए, सुप्रीम कोर्ट में चले गए। राजनीतिक युद्धों की तरह कांग्रेस इंतजार में है कि कब देश परेशानी बढ़े और उसके बहाने उनको सियासी फायदा मिले। सबसे पहले बात बंगाल में मचे नए बवाल की, इसकी वजह भी आगे विस्तार से बताऊंगा, लेकिन पहले देखिए कि कैसे इस बवाल की वजह से आज कोलकाता में बीजेपी और टीएमसी के कार्यकर्ता आमने सामने आ गए। कोलकाता में चुनाव आयोग के दफ्तर के बाहर की ये तस्वीरें हैं, जहां फॉर्म 6 को लेकर टीएमसी और बीजेपी के कार्यकर्ताओं के बीच जबरदस्त झड़प हो गई। हालात इतने बिगड़ गए कि पुलिस को लाठीचार्ज करके लोगों को खदेड़ना पड़ा। इस पर भी बीजेपी के कार्यकर्ता भड़के हुए हैं, उन्होंने पुलिस पर टीएमसी के लिए काम करने का आरोप लगा दिया। देखिए क्या हुआ और सुनिए क्या हुआ। पुलिस यहाँ टीएमसी का होकर के काम कर रही है। पुलिस यहाँ अपना ड्यूटी छोड़ करके बेल में रुकी हुई है। किसके आधार पे? जब यहाँ ऐसा हो रहा, माहौल तैयार है, माहौल हो चुका है, तो आप बेल में क्या कर रही है? पुलिस से पूछिए, दलाल पुलिस से कुछ नहीं, सिर्फ बीजेपी को रोकना चाहती है और टीएमसी को छूट दे रही है मारने के लिए। ईटा पत्थर डंडा लेकर उधर से मारा जा रहा है। इस झड़प की शुरुआत टीएमसी की तरफ से जारी उस वीडियो की वजह से हुई जिसमें एक शख्स अपने हाथों में बड़ी संख्या में फॉर्म ले जाता हुआ नजर आ रहा है। टीएमसी इस वीडियो को शेयर करते हुए आरोप लगा रही थी कि वीडियो में दिख रहा शख्स बीजेपी का एजेंट है और वो हजारों की संख्या में फॉर्म 6 जमा कराने चुनाव आयोग के दफ्तर पहुंचा। खुद ममता बनर्जी के भतीजे और टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी ने भी इस वीडियो को शेयर करते हुए यही आरोप लगाया। एक बार अभिषेक बनर्जी को सुनिए, फिर बताता हूं कि कहानी है क्या। কালীন কিছু ইনফরমেশন আমার কাছে আসে যে কিছু ফর্ম 6 আলাদা করে সিইও অফিসে জমা দেওয়া হচ্ছে এবং আমাদের কিছু শুভানুদ্দায়ী তো রয়েছে যারা বাংলাকে ভালোবাসে, এখানেই কাজ করে, তারা ভিডিও করে ছবি তুলে আমাকে পাঠায়। আমি টুইটও করেছি। जिस फॉर्म 6 का जिक्र अभिषेक बनर्जी कर रहे हैं उसका इस्तेमाल वोटर लिस्ट में नए नाम जोड़ने के लिए होता है। फॉर्म 6 को लेकर एक तरफ टीएमसी कार्यकर्ताओं ने चुनाव आयोग के दफ्तर पहुंचकर हंगामा किया, तो ममता बनर्जी ने चुनावी रैली में फॉर्म 6 को बड़ा मुद्दा बना दिया और इसको लेकर ममता बनर्जी ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को बाकायदा चिट्ठी लिख दी।
ममता बनर्जी ने बंगाल के लोगों के लोकतांत्रिक अधिकारों के खिलाफ बड़ी साजिश होने का आरोप लगाया और इस पर गहरी चिंता जताई। चिट्ठी में ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि बंगाल के चीफ इलेक्शन ऑफिसर के ऑफिस में हजारों फर्जी फॉर्म 6 भरे जा रहे हैं। ममता बनर्जी का आरोप है कि ऐसा इसलिए किया जा रहा है ताकि बाहरी लोगों को बंगाल की वोटर लिस्ट में शामिल किया जा सके। आगे ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि यह वोटर हाईजैक करने की कोशिश है, वहीं गंदा खेल है जो बीजेपी ने महाराष्ट्र और दिल्ली में कामयाबी के साथ खेला। ममता बनर्जी ने यह भी लिखा कि यह न सिर्फ गैर कानूनी है बल्कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के खिलाफ है। बंगाल में फ्री और फेयर इलेक्शंस पर सीधा हमला है। उन्होंने चिट्ठी में मांग की है कि चुनाव आयोग पक्का करे कि 28 फरवरी को फाइनल वोटर लिस्ट पब्लिश होने के बाद कोई नकली वोटर न जोड़ा जाए। फॉर्म 6 को लेकर ममता बनर्जी ने गजब बवाल कर रखा है, लेकिन बीजेपी ने भी आरोप लगाया कि टीएमसी के इशारे पर उनकी तरफ से दिए गए फॉर्म 7 की यह सुनवाई नहीं हो रही। मतलब चुनाव आयोग जो है वो शटल कॉक बन गया है, इधर से ममता बनर्जी मारती हैं, उधर से बीजेपी मारती है। ढल गया दिन ठक, हो गई रात ठक। फॉर्म 7 वोटर लिस्ट में किसी गलत नाम पर आपत्ति दर्ज करने और हटवाने के लिए होता है। बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष समीक भट्टाचार्य को सुनिए, वो अलग नाराज चल रहे हैं। जितना भी यानी आरोप लगाना है लगा लीजिए, सुप्रीम कोर्ट में चले गए, हमारा उसमें कोई लेना देना नहीं है। हम जो फॉर्म 7 दाखिल किया है उसको सुनवाई होना चाहिए। बिना एसआईआर का चुनाव नहीं होगा। नो एसआईआर नो वोट। कभी फॉर्म 6, कभी फॉर्म 7, कभी कुछ और। बंगाल में इन सब को लेकर बवाल तब से हो रहा है जब से एसआईआर हुआ। ममता बनर्जी इससे क्यों परेशान है, इसे एसआईआर के आंकड़ों से समझा जा सकता है। देखिए, अगर आप देखिएगा बंगाल में क्या हुआ था और अभी की स्थिति क्या है, उसको आप आंकड़ों से समझिए। देखिए 2021 का चुनाव, 2021, टीएमसी की जीत का मार्जिन आप देखिए, वो कितना था। टीएमसी की जीत का मार्जिन 2021 में वो था करीब 60 लाख वोट, 60 लाख वोट। इतने के अंतर से ममता बनर्जी की पार्टी जीती थी। और एसआईआर में नाम कटे, एसआईआर में जो नाम कटे हैं इस बार, उसकी संख्या कितनी बताई जा रही है, वो है करीब 75.5 लाख। अब अगर जीत और हार का मार्जिन 60 लाख वोट था और 75 लाख से ज्यादा नाम कट गए हैं, तो क्या ये सीधे सीधे टीएमसी को नुकसान पहुंचा सकते हैं, ये सवाल उठ रहा है। हालांकि ये तो चुनावी नतीजे ही बताएंगे कि एसआईआर में वोट ममता बनर्जी के कटे हैं या बीजेपी के, या दोनों के, या किसी और पार्टी के। लेकिन इसको लेकर सबसे ज्यादा परेशान इस वक्त ममता बनर्जी ही नजर आ रही है। इस सब के बीच पिछले चुनाव में नंदीग्राम सीट पर ममता बनर्जी को हरा चुके शुवेंदु अधिकारी चुनाव प्रचार में जुट चुके हैं। इस बार शुवेंदु अधिकारी ममता के गढ़ भवानीपुर में उन्हें चुनौती दे रहे हैं। आज महावीर जयंती के मौके पर शुवेंदु अधिकारी भवानीपुर के जैन मंदिर पहुंचे। एक तरफ ममता बनर्जी बीजेपी के इशारे पर बंगाल में अधिकारियों के ट्रांसफर का आरोप लगा रही हैं, उधर शुवेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी पर बीजेपी के कैंडिडेट्स की जासूसी करवाने का आरोप लगा दिया। सुनिए एक बार। मोबाइल फोन नहीं, लोकेशन भी ट्रैक कर रहा है। लोकेशन भी एसटीएफ और आईबी से कर रहा है। हमारी नेता लोग के खिलाफ अभी भी केस कर रहा है। प्रत्याशी के खिलाफ सीआईडी ने नोटिस इशू किया। ये सब बंद करना चाहिए। डायरेक्टर सिक्योरिटी मनोज वर्मा पूरा के पूरा पार्टी कैडर के रूप में काम कर रहा है। बंगाल चुनाव के बीच आज ममता बनर्जी को बीजेपी ने एक और झटका दिया। टेनिस के लेजेंड लिएंडर पेस बीजेपी में शामिल हो गए। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने लिएंडर पेस को बीजेपी की सदस्यता दिलाई। इससे पहले लिएंडर पेस ने साल 2021 में टीएमसी की सदस्यता ली थी। उन्होंने 2022 के गोवा चुनाव में टीएमसी के लिए प्रचार भी किया था। हालांकि उन्होंने खुद कोई चुनाव नहीं लड़ा था। आज बीजेपी में शामिल होने के बाद लिएंडर पेस ने बंगाल से अपना कनेक्शन बताया। कहा कि उनका जन्म तो बंगाल में हुआ है और उनकी मां का भी बंगाल से रिश्ता रहा। लिएंडर पेस जब टीएमसी से जुड़े थे तब पार्टी ने उन्हें ग्लोबल बंगाली के रूप में पेश किया था। ऐसे में बंगाल चुनाव से ठीक पहले लिएंडर पेस को अपने पाले में लाकर बीजेपी ये मैसेज दे रही है कि ममता बनर्जी के अपने सितारे भी उनका साथ छोड़ रहे हैं। लिएंडर पेस बंगाल में चुनाव लड़ेंगे या नहीं, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन बीजेपी से जुड़ते ही उन्होंने अपना एजेंडा साफ कर दिया और कहा कि उन्हें अब पीएम मोदी के विजन की मदद से युवाओं के लिए काम करने का मौका मिलेगा। मोदी जी ने देश के लिए इतना अच्छा इकोनॉमी बनाया
कि आजकल जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है दुनिया में, जहां रशिया और यूक्रेन का वॉर चल रहा है, जहां गाजा और इजराइल और ईरान का वॉर चल रहा है, अमेरिका से वॉर चला रहे, इंडिया में बहुत बड़ा मौका है कि हम एक सुपर पावर बने। मोदी जी का लीडरशिप से, मोदी जी का विजन से। इस चुनावी घमासान के बीच पीएम मोदी आज गुजरात पहुंचे। पीएम मोदी ने इस दौरे में गुजरात को 20,000 करोड़ की योजनाओं की सौगात दी। प्रधानमंत्री मोदी ने गुजरात के साणंद में सेमीकंडक्टर प्लांट का उद्घाटन किया। यह साणंद में माइक्रोन टेक्नोलॉजी के बाद देश की दूसरी सेमीकंडक्टर यूनिट है जो प्रोडक्शन शुरू करेगी। इस मौके पर पीएम मोदी ने एक बार फिर भारत को सेमीकंडक्टर का ग्लोबल हब बनाने का संकल्प दोहराया और बताया कि भारत में सेमीकंडक्टर का बाजार करीब 4.5 लाख करोड़ रुपए का है, जिसके इस दशक के आखिर तक 9 लाख करोड़ तक पहुंचने का अनुमान है। विकास योजनाओं की सौगात देने के बाद पीएम मोदी ने बनासकांठा में एक रैली भी की और उन्होंने कांग्रेस पर बड़ा हमला बोला। पीएम मोदी ने कांग्रेस पर ईरान युद्ध के बीच भय और अफवाह फैलाने का आरोप लगाया और कांग्रेस की तुलना राजनीतिक गिद्धों से करते हुए कहा कि कांग्रेस देश में संकट और परेशानी बढ़ने का इंतजार करती है ताकि उस पर अपनी सियासी रोटियां सेक सके। सुनिए पीएम मोदी। आज जब देश को भरोसे की जरूरत है, कांग्रेस भय और अफवाह फैलाने में लगी है। आज जब देश को संयम की जरूरत है, कांग्रेस लोगों को उकसाने में जुटी है। राजनीतिक गिद्धों की तरह कांग्रेस इंतजार में है कि कब देश परेशानी बढ़े और उसके बहाने उनको सियासी फायदा मिले। भाइयों बहनों, आज दुनिया के छोटे से लेकर बड़े सुपर पावर देशों तक में डीजल पेट्रोल के दाम कहीं 10%, कहीं 20%, कहीं 25% तक बढ़े हैं, लेकिन भारत इसका असर देश की जनता पर नहीं पड़ने दे रहा है। कांग्रेस को सहन नहीं हो रहा, इसलिए वो लगातार अफवाहें फैला रही है। नरेंद्र मोदी गुजरात में थे तो राहुल गांधी केरल में। वो लगातार लोगों के बीच पहुंचकर चुनाव प्रचार कर रहे हैं, लेकिन उनकी जुबान पर सिर्फ और सिर्फ पीएम मोदी का नाम है। उन्होंने एक रैली के दौरान आरोप लगा दिया कि पीएम मोदी चाहते हैं कि केरल में सत्ताधारी केरल की लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट की सरकार बने। सुनिए राहुल गांधी। Donald Trump controls Narendra Modi. Narendra Modi controls the Chief Minister of Kerala. Chief Minister of Kerala knows that Narendra Modi is not acting on his cases. Chief Minister of Kerala knows that Narendra Modi has the key to putting the Chief Minister in jail right now. And that is why you will hear Rahul Gandhi and the Congress party attacking Narendra Modi. But you will never hear the Chief Minister of Kerala attacking Narendra Modi. And you will never hear Narendra Modi attacking the Chief Minister of Kerala. राहुल गांधी कह रहे हैं कि केरल के मुख्यमंत्री को नरेंद्र मोदी बचा रहे हैं, जैसे दोनों की सेटिंग गेटिंग। लेकिन राहुल गांधी भूल गए कि उनको बचाने का आरोप बीजेपी उनको बचाती है क्योंकि वो उनके स्टार प्रचारक की तरह काम करते हैं। ये तो खुद केजरीवाल तक लगा चुके। लोग पूछते हैं कि एक तरफ तो बीजेपी कहती है कि राहुल गांधी जो हैं वो उनका सोरोस से कनेक्शन है, एक तरफ कहती है वो नक्सलियों से मिलते रहे हैं, तमाम तरह के आरोप उन पर लगाती रहती है, लेकिन राहुल गांधी पे एक्शन तो कुछ होता नहीं। रॉबर्ट वाड्रा पे आज तक एक्शन नहीं हुआ। राहुल गांधी के खिलाफ इसी बजट सत्र के पहले पार्ट में इतना बड़ा हंगामा मचा कि उनके लिए निशिकांत दुबे एक ऐसा नोटिस लाए हैं कि उनकी सदस्यता चली जाएगी क्या। दूसरा पार्ट शुरू हुआ तो उसकी चर्चा तक नहीं हुई। तो राहुल गांधी के लॉजिक के हिसाब से तो सबसे बड़ा सवाल उठता है, लोग पूछते हैं कि राहुल गांधी पे बीजेपी कुछ एक्शन क्यों नहीं लेती। सुब्रमण्यम स्वामी आरोप लगाते हैं कि राहुल गांधी के नागरिकता के मामले में कोर्ट में गृह मंत्रालय क्यों नहीं जवाब देता, वो मामला क्यों इतने दिन से टल रहा है। तो खैर चल रहा है। यह भी भूलना नहीं चाहिए कि 5 राज्यों के चुनाव उस माहौल में हो रहे हैं जब बहुत बड़ा संकट दुनिया पर आया हुआ है और इस वैश्विक संकट की चपेट में भारत भी है। क्योंकि आप देखिए कि ईरान युद्ध की वजह से आज भी मार्केट क्रैश हो रहा है। दूसरी तरफ सोना और चांदी के दाम में लगातार गिरावट आ रही। कुछ महीने पहले तक तो सोने के दाम में ऐसी आग लगी हुई थी कि इसमें इन्वेस्ट करने वाले लोगों की बल्ले बल्ले थी। इसके बाद जब युद्ध शुरू हुआ तो गोल्ड सिल्वर में इन्वेस्ट करने वालों को लगा
कि अब तो नए रिकॉर्ड बनेंगे। कई लोगों ने युद्ध शुरू होने के बाद सोना और चांदी में जबरदस्त इन्वेस्ट किया, लेकिन मार्केट ने तो बिल्कुल उल्टा रिएक्ट किया। इस महीने सोने के दाम करीब 13% गिर चुके हैं, जो कि 17 साल की सबसे बड़ी गिरावट है। अक्टूबर 2008 के बाद से ऐसी गिरावट नहीं देखी गई। सोना इतना ज्यादा ग्लोबल रिसेशन के वक्त गिरा था। अपने ऑल टाइम हाई से सोना अब तक 25% नीचे आ चुका है। पिछले हफ्ते सोना इतना गिरा कि उसने 43 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। 1983 के बाद सोना इतना ज्यादा एक हफ्ते में पहली बार गिरा। सोने की तरह चांदी के दाम भी लगातार गिर रहे हैं। एक वक्त तो यह आ गया था कि चांदी के बढ़ते दाम ने मार्केट एक्सपर्ट्स को हैरान कर रखा था, लेकिन अब वही चांदी सबको डरा रही है। पिछले साल चांदी ने करीब 150% का प्रॉफिट दिया था। मुनाफे में करीब 40 साल का रिकॉर्ड टूट गया था। इस साल की शुरुआत में चांदी ने रिकॉर्ड बना दिया था और चांदी के दाम 4,20,000 रुपए प्रति किलो से ज्यादा चले गए थे। लेकिन फिर जिस रफ्तार से चांदी के दाम गिरे, उसने सबको डरा दिया। केवल इस महीने में चांदी 58,944 रुपए प्रति किलो गिर चुकी है, यानी रोज 2,000 रुपए गिर जाती है। 29 जनवरी को चांदी 4,20,000 रुपए पर थी। अब चांदी अपने ऑल टाइम हाई से करीब 45% नीचे आ चुकी है। चांदी के गिरने की वजह भी युद्ध और मजबूत हो रहा डॉलर बताया जा रहा है। सोने और चांदी के दाम ईरान, इजराइल, अमेरिका युद्ध पर टिके हुए हैं। मार्केट के एक्सपर्ट्स भी यही मानकर चल रहे हैं कि अभी सोने चांदी के दाम और गिर सकते हैं। अगर युद्ध तेजी के साथ और बढ़ता है तो सोने चांदी के दामों में गिरावट देखने को मिलेगी। अगर युद्ध रुक जाता है तो सोने चांदी के दाम यही बने रहेंगे। जबकि युद्ध समाप्त होता है तब दाम बढ़ने के आसार हैं, जो कि आगे जाकर मजबूत और स्टेबल होंगे। अगर फिर कोई युद्ध ना शुरू हुआ तब। गोल्ड और सिल्वर के साथ साथ दुनिया भर की करेंसी को लेकर भी कोहराम मचा है। डॉलर लगातार मजबूत हो रहा है और ऐसे में दूसरे देशों के सामने अपनी करेंसी को बचाने की चुनौती बन रही है। ऐसे में अब कई देश अपना रिजर्व सोना बेच रहे हैं। तुर्की के सेंट्रल बैंक ने पिछले 2 हफ्ते में 58 टन सोना बेचा है। इस बिक्री से उसे $8 अरब से ज्यादा पैसा मिल रहा है। इसके साथ ही तुर्की को गोल्ड रिजर्व 513 टन रह गया, जो 7 साल में सबसे कम है। रूस भी 25 साल में पहली बार अपना सोना बेच रहा है। रूस ने 2 महीने में चीन को 14 टन से ज्यादा सोना बेचा है। यूक्रेन युद्ध पर भारी सैन्य खर्च के कारण रूस की इकोनॉमी पर प्रेशर है। ऐसे में वो अपने केंद्रीय बैंक के भंडार से सोना निकालकर चीन को बेच रहा है। पोलैंड ने भी रक्षा खर्च के लिए अपने सोने के भंडार बेचने की घोषणा की। पोलैंड अपना सोना बेचकर $13 अरब जुटाएगा। गोल्ड, सिल्वर और करेंसी के साथ साथ शेयर मार्केट की भी लंका लगी हुई। कहा तो यह भी जा रहा था कि भारत शेयर मार्केट 1 लाख पार कर जाएगा, लेकिन एक के बाद एक युद्ध ऐसे हुए और ऐसा बुरा हाल हुआ कि शेयर मार्केट बिल्कुल लहूलुहान हो रखा है। पिछले 6 साल में 2026 का मार्च शेयर मार्केट के लिए सबसे खराब महीना रहा। मार्च 2026 में शेयर मार्केट सबसे ज्यादा गिरा। युद्ध की शुरुआत से यानी 28 फरवरी से आज तक भारतीय मार्केट 19 दिन खुला और 19 दिन में भारतीय मार्केट से 51 लाख करोड़ रुपए स्वाहा हो गए। यानी रोजाना भारतीय मार्केट से करीब 2,68,000 करोड़ रुपए स्वाहा हुए। आप देखिए कि ट्रंप का रोजाना युद्ध का खर्च 10,000 करोड़ के करीब, यानी भारतीय मार्केट ट्रंप के रोजाना युद्ध के खर्चे का 26 गुना ज्यादा नुकसान सह रहा है। तो ये तो हाल हो रखा है और ये युद्ध अगर नहीं रुका तो भाई ये संकट तो अभी समझिए कि ट्रेलर भर है। लेकिन उधर एक ट्रेलर पाकिस्तान भी देख रहा है। पाठशाला में अगला चैप्टर, पाकिस्तान के आतंकियों पर नया कहर। मसूद अजहर का भाई साफ हो गया है। क्या पाकिस्तान में असली धुरंधर, असली हमजा अली मजारी ने खेल कर दिया है क्या? पेट्रोल डीजल की बूंद बूंद को ऐसा तरसा पाकिस्तान कि मुनीर एंड कंपनी ने ऐसा कानून बनाया कि पब्लिक क्यों कांप उठी। अब इसका चैप्टर देखिए। धुरंधर फिल्म में दिखाया गया है कि कैसे अज्ञात हमलावर पाकिस्तान के आतंकियों को ठिकाने लगा रहे हैं। भारत के खिलाफ साजिश करने वाले आतंकियों को एक एक करके मारा जा रहा है। अब तो यह पाकिस्तान में चर्चा हो रही है कि पाकिस्तान में कितने हमजा अली मजारी हैं जो पाकिस्तान में घुसकर भारत के दुश्मनों को ठोके जा रहे हैं। और यह सवाल इसलिए उठ रहा है, चर्चा में आ रहा है, क्योंकि पाकिस्तान में आतंकी मसूद अजहर के भाई की मौत हो गई। मसूद अजहर का भाई रहस्यमयी परिस्थितियों में मारा गया है। मसूद का भाई कैसे मरा, इसकी वजह साफ साफ किसी को पता नहीं चल रही। क्या किसी अज्ञात हमलावर का हाथ था इसके पीछे? इसकी बड़ी चर्चा हो रही। पाकिस्तान में तो हर दूसरे इंसान को शक की निगाह से देखा जा रहा है कि कहीं यही तो अज्ञात हमलावर नहीं है, कहीं यही तो हमजा नहीं है। मसूद अजहर के भाई की मौत के अलावा एक और कांड पाकिस्तान में हुआ। पाकिस्तान में अज्ञात हमलावरों ने गैस पाइपलाइन उड़ा दी बॉस, यानी कंगाली में आटा गीला कर दिया। पाकिस्तान में ये अज्ञात हमलावर कैसे
एक के बाद एक धमाके कर रहे हैं। क्या वहां असली धुरंधरों का खेला चल रहा है? कैसे अज्ञात हमलावरों की वजह से पाकिस्तान कांप रहा है? तेल चोरी रोकने के लिए मुनीर एंड कंपनी ने कौन सा ऐसा कानून बनाया कि पब्लिक हिल गई है? आज आपको सब दिखाने जा रहा हूं। देखिए, दुनिया में ईरान युद्ध सबसे बड़ी खबर है, लेकिन पाकिस्तान में इस समय सबसे बड़ी चर्चा आतंकी मसूद अजहर की हो रही है। मसूद अजहर भारत में मोस्ट वांटेड है, जैश ए मोहम्मद का चीफ है। मसूद अजहर पाकिस्तान में ही छिपा है, ये सबको पता है, और उसे बड़ा झटका लगा है। उसके भाई ताहिर अनवर की मौत हो गई। मसूद अजहर का बड़ा भाई ताहिर अनवर भी जैश से जुड़ा हुआ था, जैश ए मोहम्मद के आतंकी नेटवर्क को संभालने का काम करता था। ताहिर की मौत किस वजह से हुई, ये जैश ए मोहम्मद नहीं बता पा रहा। ना किसी बीमारी का जिक्र, ना ही किसी हादसे का जिक्र। मसूद के भाई की मौत की वजह पर जैश ए मोहम्मद खामोश है। ताहिर अनवर को देर रात गुपचुप तरीके से दफना भी दिया गया है, और इसलिए लोगों का शक और बढ़ गया कि अगर नेचुरल डेथ होती तो चोरी छुपे क्यों दफनाना पड़ता। इसका मतलब कुछ कांड हुआ है, और सब जगह चर्चा हो रही है कि भारतीय धुरंधर ने या किसी हमजा अली मजारी ने या किसी और ने ये क्या खेल कर दिया पाकिस्तान। ये अभी चर्चा है, ऐसे ही लोग चर्चा कर रहे हैं। पूरे पाकिस्तान में यह चर्चा है कि मसूद अजहर का भाई आखिर मरा कैसे। क्या किसी अज्ञात हमलावर ने मसूद अजहर के भाई को मारा है? क्या किसी हादसे में वो मर गया है, या फिर कोई बीमारी थी? जैश ए मोहम्मद और पाकिस्तान की आईएसआई कुछ बोल नहीं रही। वहीं पाकिस्तान में लोग हैरान हैं कि मसूद अजहर और हाफिज जैसे आतंकियों के राइट हैंड को मार कौन दे रहा है। अब चाहे मसूद अजहर का भाई मारा गया हो या फिर हाफिज सईद का राइट हैंड मारा गया, ये दोनों ही मारे गए। जो भी हो, पाकिस्तान में भारत के दुश्मनों का सफाया हो रहा है। अज्ञात हमलावर ऑपरेशन क्लीन चल रहा है, जिससे धुरंधर की याद आ जा रही है। आप ये भी देखिए कि मसूद अजहर की आतंकी फैमिली तो वैसे भी भारत के निशाने पर थी। मतलब फैमिली तो नहीं थी, मसूद अजहर था, लेकिन फैमिली भी निपटी है ऑपरेशन सिंदूर के दौरान। जब भारत ने एक्शन लिया था तो मसूद अजहर के परिवार के 10 सदस्य मारे गए थे, जिसमें मसूद अजहर की बड़ी बहन और बहनोई, भांजे की पत्नी, भांजी के अलावा 5 लोग शामिल थे। इनकी मौत बहावलपुर में भारत की स्ट्राइक में हुई थी। अब मसूद अजहर का बड़ा भाई भी मारा जा चुका है। यानी मसूद अजहर खून के आंसू रो रहा है। पाकिस्तान में अज्ञात हमलावरों का कितना खौफ है, उसकी एक और तस्वीर देखिए। पाकिस्तान के बलूचिस्तान में अज्ञात हमलावरों ने गैस पाइपलाइन उड़ा दी। ये वीडियो बहुत वायरल हो रहा है। क्वेटा में गैस पाइपलाइन में आग लगी हुई है। अज्ञात हमलावरों ने इस पाइपलाइन पर जोरदार ब्लास्ट करके इसे उड़ा दिया। ये पाकिस्तान के प्रमुख नेचुरल गैस की पाइपलाइन है। किसी भी संगठन ने पाइपलाइन ब्लास्ट की जिम्मेदारी नहीं ली है। गैस पाइपलाइन में धमाके की वजह से 5 जिलों में गैस सप्लाई ठप पड़ गई है। देखिए कितनी भयंकर आग लगी। तेल की कमी से शहबाज और मुनीर के पसीने छूट रहे हैं। वैसे तो दावा कर रहे हैं कि ईरान युद्ध रुकवाने में पाकिस्तान की बड़ी भूमिका है, लेकिन अपनी ही जनता को सस्ता तेल और गैस नहीं दे पा रहे। आप देखिए, तेल और गैस की कमी के बीच पाकिस्तान में नए कानून का प्रस्ताव पेश किया गया है। इस कानून में तेल और गैस की चोरी, तेल की जमाखोरी को आतंकी हरकत माना जाएगा। कोई व्यक्ति तेल चुराते पकड़ा जाता है तो उसके खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज होगा। आरोपी पर 3 करोड़ पाकिस्तानी रुपए का जुर्माना और 14 साल की जेल की सजा हो सकती है। सरकार आरोपियों के खिलाफ आतंकवाद विरोधी कानून भी लगा सकती है। तेल और गैस से जुड़े मामले में किसी को गिरफ्तार करने के लिए वारंट की भी जरूरत नहीं होगी। अधिकारी तेल या गैस से जुड़े मामले में किसी के खिलाफ भी अपनी मर्जी से कार्रवाई कर सकते हैं। सोचिए पाकिस्तान में तेल गैस की क्या हालत है कि ऐसा कानून लाना पड़ रहा है, और ऐसे वक्त में कोई अज्ञात हमलावर वहां गैस पाइपलाइन फोड़ दे रहा है। पाकिस्तान के नए कानून के मुताबिक अब आम नागरिकों के साथ आतंकियों जैसा सलूक हो सकता है, क्योंकि आतंकियों को भी कम से कम 14 साल की जेल की सजा होती है, और आतंकियों को गिरफ्तार करने के लिए किसी वारंट की जरूरत नहीं होती। पर जो पाकिस्तान अपने यहां के आतंकियों पर कार्रवाई नहीं कर सकता, वो अब अपनी पब्लिक को आतंकी की तरह ट्रीट करेगा। सोचिए, ये तो हाल है। अब इसको सुनकर पब्लिक के कान सुन्न पड़ गए हों, सुनाई ना दे रहा हो पाकिस्तान में, ये तो हुआ हो ना हुआ हो। अब हमारा स्पेशल सेगमेंट, सोचा है कभी वो सवाल जो दिमाग की बत्ती जलाते। आपने कभी महसूस किया है कि जब भी आप बहुत ऊंचाई पर जाते हैं, जैसे पहाड़ों पर या फिर फ्लाइट में सफर कर रहे हैं, तो कई बार कान ना वो सुन्न हो जाता है या आवाज कम आने लगती है, कान में कई बार दर्द होता है। सोचें कि ऐसा होता क्यों है। दरअसल जब भी हम बहुत ऊंचाई पर पहुंचकर फिर नीचे उतरते हैं थोड़ा, तो वातावरण और कान के अंदर हवा के दबाव में अंतर होने के चलते कान में दर्द होता है। इस दौरान कान के पर्दे के पीछे मिडिल ईयर में नेगेटिव प्रेशर बनता है। वहीं नाक के पीछे वाले हिस्से और गले के बीच में एक कनेक्टिंग यूस्टेशियन ट्यूब होती है। यह ट्यूब नेगेटिव प्रेशर की वजह से ब्लॉक हो जाती है और पर्दा पीछे की ओर चिपक जाता है। इसी वजह से कान में अचानक दर्द होने लगता है। सिर्फ फ्लाइट ही नहीं, बल्कि 20-25 मंजिल ऊंची लिफ्ट या किसी ऊंची जगह जाने पर भी
इसी तरीके से कान में प्रेशर बनता है। इसी वजह से पहाड़ों की यात्रा के दौरान भी कई बार कान में दर्द हो जाता है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि जब भी फ्लाइट लैंड करने वाली हो तो उस समय नाक और मुंह को बंद कर लेना चाहिए। उसके बाद अंदर ही अंदर कान की तरफ धीरे धीरे हवा छोड़ने का प्रयास करना चाहिए। इससे कान के अंदर कुछ आवाज़ सी लगेगी और ऐसा लगेगा जैसे कान खुल रहा है। ऐसा करने से ट्यूब खुल जाएगी और कान में दर्द कम होगा। ये 1-2 सेकंड का ही काम है और इस तरह में काम बन जाता है। आज के लिए पाठशाला में इतना।